एबीपी नेटवर्क रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आगमन हो गया है। आपसे सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का स्वागत करें, क्योंकि उनकी जो भूमिका है देश की संस्कृति और पर्यटन को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ देश के निर्माण की है, तो उस पर विस्तार से बात होगी। मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बस हम कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ करने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में और आप देख रहे हैं एबीपी नेटवर्क रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव, जिसमें हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम बात करेंगे कि किस तरीके से बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा किया जा सकेगा। इस कॉन्क्लेव में हमारे बीच नीति नियंता भी मौजूद हैं, हमारे बीच बिजनेस एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे रेल की, सड़क की, हवाई परिवहन की और डिजिटल इंडिया के साथ ही साथ हम बात करेंगे तकनीकी के विकास की। और केवल शहरी भारत की ही नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की भी हम बात करेंगे, जो भारत की आत्मा है, कि किस तरीके से वहां पर विकास की गति पहुंचे और सर्वांगीण रूप से भारत का विकास हो। और हमारे इस कॉन्क्लेव की जो थीम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, और साथ ही साथ हमारा ये नारा भी है, गांव बनेगा देश बढ़ेगा विद अल्ट्राटेक। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस खास मौके पर सभी का स्वागत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एबीपी नेटवर्क के सीईओ सुमंत दत्ता जी। सर, आपको हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं और सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नमस्ते, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एबीपी नेटवर्क का इस रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव में आप सभी सम्मानित अतिथियों और जन नेताओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे आज सुबह इस मंच पर आप सबको स्वागत करने में मैं मानता हूं ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम एक साथ जुट के इस रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव को एक सफल दिन बनाएंगे। आज हमारे साथ हमारे कई मुख्य अतिथि आए हैं। आज ऑलरेडी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिज़्म, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में श्री नितिन गडकरी जी, देश के सड़क और परिवहन मंत्री भी जुड़ेंगे। और शाम को आज हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ जाएंगे। मैं हमारे नेटवर्क की तरफ से अभिनंदन करता हूं इन सब का और आपका पूरी दिल से सहदिल से स्वागत करता हूं। इनके विजन और इनकी दृढ़ निश्चय से देश का उन्नति आज जोरों से पकड़ चुका है। साथियों, भारत की विकास यात्रा में हमेशा से ही इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर टिकी रही है। बीते 10 वर्ष में पूरे देश में रेल, हाईवेज, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का ऐसा जाल बिछा जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। हमने भारत की जो तरक्की देखी है वो पहले कभी नहीं देखी थी। हमारी सरकार ने देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं कि ये विकास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वर्क कल्चर और विजन का नतीजा है। आज हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ मौजूद हर शख्स 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना 100% योगदान देंगे। विकसित भारत फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की सोच ने कनेक्टिविटी को मजबूत बनाया है। इसने न केवल आर्थिक विकास को रफ्तार मिली है
बल्कि रोजगार और विकास को भी नए पंख लगे हैं। पॉलिसीज़ में बदलाव या मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल, इन सब ने विकास को नई रफ्तार दी है। लेकिन ये भारत का विकास यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। केंद्र सरकार पुरानी नीतियों और नियमों में कई सुधार करने जा रहे हैं जो विकास की रफ्तार को तेज़ करेंगे। रीशेपिंग इंडिया की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम कुछ ऐसे उद्यमों को सम्मानित करेंगे जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए और इनोवेटिव तरीक़ों से मजबूत कर रहे हैं। इनकी कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि भविष्य का निर्माण केवल सरकार और बड़ी कंपनियां ही नहीं करेंगी, बल्कि इन इनोवेटर्स भी इस मिशन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर चल रहे हैं। ये वो इनोवेटर्स हैं जिन्होंने पुराने पैटर्न को फॉलो करने का बजाय अपने लिए एक नई राह चुनी है और पूरे दमखम के साथ उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि रीशेपिंग इंडिया कॉन्क्लेव के दौरान होने वाली चर्चाओं से देश का विकास को नई दिशाएं मिलने वाली हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सीईओ सर, आपका धन्यवाद भाषण देने के लिए। और अब बिना देरी किए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं ऐसी विभूति को जिन्होंने भारत की संस्कृति को समृद्ध करने की जिम्मेदारी उठाई है, जो देश का पर्यटन है उसको विस्तार देने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, और किस तरीके से ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है इसकी गवाही वो आंकड़े देते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या लगातार भारत में बढ़ रही है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो धार्मिक पर्यटन में किस तरीके से उछाल आया है उसके जीवंत और ज्वलंत उदाहरण प्रयागराज महाकुंभ रहा है, दीपोत्सव रहा है और मथुरा क्षेत्र का रंगोत्सव रहा है। इसके साथ ही साथ पूरे समृद्ध भारत की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है और पर्यटक स्थल जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। तो हम मंच पर स्वागत करते हैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। सर, आप मंच पर आएं और उनके साथ बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएंगे हमारी वरिष्ठ सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जी। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज़ का ये मंच तैयार है और भारत जो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक लंबी दूरी 140 करोड़ की इस आबादी को अभी तय करना बाकी है। संस्कृति के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कई बार आंतरिक के साथ ही साथ बाह्य टैरिफ जैसी चुनौतियों का सामना भी हिंदुस्तान को करना पड़ रहा है। ऐसे में जीडीपी की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए टूरिज्म के क्षेत्र में वो कौन कौन से काम किए गए हैं या किए जाना बाकी हैं, जिसकी चर्चा आज इस मंच से की जाएगी। हम ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जिस न्यू इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार की जाती है, उस न्यू इंडिया को और रफ्तार देने के लिए टूरिज्म के क्षेत्र में कौन कौन से नए आयाम अभी तक स्थापित किए गए हैं। एक नया भारत बनाने का इरादा अगर मन में है तो उसके लिए किस तरह की प्रतिबद्धता माननीय मंत्री जी की है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ के मंच पर। इनक्रेडिबल इंडिया से अनस्टॉपेबल इंडिया के लिए क्या लक्ष्य अब तक आपके मंत्रालय की ओर से तय किए गए हैं, जिसका जिक्र आप इस मंच से करेंगे। देखिए, धन्यवाद करना चाहता हूँ एबीपी का कि उन्होंने विकसित भारत जो 2047 का लक्ष्य लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चले हैं, उसके एक महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण आयाम को लेकर के बातचीत करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे दिया है। भारत ऐसा देश है जहां आदि अनादि काल से पर्यटन की परंपरा थी। अनेक
सहस्त्राब्दियों का इतिहास जब से हम पढ़ते जानते या बूझते आए हैं, भारत में पर्यटन भारत की संस्कृति का एक हिस्सा था, धार्मिक पर्यटन के रूप में। अपने वैभव, अपने उत्कर्ष, अपने ज्ञान, अपने बौद्धिक विकास, अपने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, एस्ट्रोनॉमी में भारत की दक्षता, आयुर्वेद की भारत की दक्षता और भारत में रचे बसे गए ग्रंथों के चलते हुए पूरे विश्व भर के लिए आरंभ से ही एक कौतूहल का केंद्र था। इतिहास के पन्ने उठा करके देखिए, भारत के इस ज्ञान और वैभव का साक्षात्कार करने के लिए दुनिया भर से आए हुए लोगों के पदचिन्ह अनेक किताबों में आपको मिलेंगे। दुनिया के अनेक देशों से लोग भारत को जानने पहचानने के लिए आए, भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए आए। कालांतर में हमको इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ी। आक्रांताओं ने जिस तरह से आक्रमण किए, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को चोटिल करने की, नष्ट करने के प्रयास किए, लेकिन फिर भी भारत कौतूहल का केंद्र बना रहा, आकर्षण का केंद्र बना रहा। आज़ादी के बाद में जिस गति के साथ में वापस हमको अपने देश को सहेजना संवारना था, शायद उसमें कहीं चूक हुई। उसके चलते हुए भारत विकास की दौड़ में अन्य देशों से पिछड़ता गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक तरफ घोर निराशा के अंधकार में डूबे हुए देश को निराशा के उस अंधकार से बाहर निकालने का जिस तरह से प्रयास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, देश इस विश्वास के साथ में आज खड़ा है और 140 करोड़ लोग इस संकल्प के साथ में जुटे हैं कि हम भारत को 2047 तक, जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब हम भारत को इस अमृत काल में विकसित और समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सबसे पहले जो बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ें थी उनको एड्रेस करने पर काम हुआ। सामान्य मानवीय की सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं, उन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए काम किया कि आज हम सब ने देखा कि सामान्य आदमी जो है वो गरीबी की रेखा से पार करके करोड़ों की संख्या में, आंकड़े शायद अलग अलग हो सकते हैं, नीति आयोग 30 करोड़ की बात करता है, वर्ल्ड बैंक 25 करोड़ की बात करता है, कुछ लोग 22 करोड़ की बात करते हैं। मैं उस आंकड़ों से इतर हट करके बात करता हूं कि करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सौभाग्य के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो नेटवर्क, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस कमी को पूर्ति करने और विकसित भारत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें, उसको रोबस्ट बनाएं, उस पर काम हुआ। इन दोनों ही विषयों का बेनिफिशियरी अगर कोई सेक्टर है वो टूरिज्म का सेक्टर है। एक तरफ गरीबी की रेखा से जब व्यक्ति बाहर निकलता है, उसके पास जेब में डिस्पेंसेबल इनकम होती है, उसके पास पैसा होता है, तब वो सबसे पहले पर्यटन के लिए घर से बाहर जाता है, जो उसकी अनेक वर्षों से, अनेक दशकों से उसकी एक दबी हुई आकांक्षा है, एक उसकी इच्छा है। मैं अपने बुजुर्ग माता पिता को, अपनी पत्नी को तीर्थ यात्रा के लेकर जाऊंगा, क्योंकि घर से बाहर जो निकलता है, पहली बार जो निकलता है वो तीर्थ यात्रा के नहीं निकलता। हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने तीर्थ स्थलों का, इस तरह के बड़े केंद्रों का हमने जिस तरह से पुनर्विकास किया, चाहे वो काशी का कॉरिडोर बना होगा, उज्जैन का महाकाल बना होगा, केदारनाथ में होगा, जगन्नाथपुरी में होगा, विभिन्न स्थलों पर जिस तरह से काम हुआ, अयोध्या का नया तीर्थ बना है। आप 2014 से पहले के आंकड़े उठा करके देखिए, 2004 से 14 के बीच में उज्जैन के महाकाल मंदिर में सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, साल भर में बमुश्किल 20 लाख के आसपास जो है दर्शनार्थी आते थे, एक शिवरात्रि के अवसर को, सावन के अवसर को छोड़ दें। अगर 14 से 24 के कालखंड में आज अब को पार करने के बाद अगर हम 2025 में बात करें, वहाँ प्रति सप्ताह 10 से 12 लाख लोग आ रहे। एकाएक आस्था बढ़ गई हो ऐसा नहीं है, लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसा हुआ, इसलिए लोग निकल करके दर्शन करने के जा रहे हैं। और ये मैंने एक उदाहरण दिया, ये सभी जगह लागू है। लगभग 20 से लेकर के 50 गुना तक जो है हमारा लोगों का फुटफॉल ऐसे मंदिरों पर, ऐसे तीर्थ स्थलों तक बढ़ा। इसी के साथ साथ में जिनके पास डिस्पेंसेबल इनकम हुई, मध्यम वर्ग में जो है थोड़ा ऊपर के लेवल पर पुश हुए, उन लोगों ने फिर देश के दूसरे तीर्थ स्थलों पर जाने का क्रम प्रारंभ किया। उसका परिणाम है कि 2004 से 14 के बीच में जो डोमेस्टिक टूरिज्म हिंदुस्तान में होता था, 14 से 24 तक वो 2.5 गुना बढ़ा है।
पिछले एक साल में 250 करोड़ लोगों ने किसी न किसी पर्पस से ट्रूट जो है वो पर्यटन किया है। इसके आंकड़े आज जो है विभिन्न एनालिटिक एनालिसिस करने वाली एजेंसियों ने उद्घाटित किए। दूसरी तरफ क्योंकि भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की है, जिस तेजी के साथ में प्रगति की है, द स्पीड एंड स्केल, उसको लेकर के भी विश्व में एक विश्व चमत्कृत भाव से भारत को देखता है। और निश्चित रूप से उसके चलते हुए भी भारत में विदेशी सैलानियों का आने का क्रम भी बहुत तेज गति के साथ में बढ़ने लगा है। आज वो आंकड़ा भी 2 करोड़ के आसपास में पहुंचा है। अगर टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन में इकोनॉमी में देखो तो जो बढ़ करके आज जो है 4% जो होता था वो बढ़ करके अब लगभग 6 के करीब पहुंच गया। अगर मैं टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखो तो वो 13% के आंकड़े को पार कर गया। और जिस गति के साथ में भारत प्रगति कर रहा है और जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म ग्रोथ हो रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि भारत जब विकसित होगा और भारत की अर्थव्यवस्था, जैसा आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था हर 8 साल में दुगनी होते हुए 2047 तक लगभग 30-35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी, तब भारत की इकोनॉमी में 10% का कंट्रीब्यूटर टूरिज्म होगा। यानी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म बने, 10% के कंट्रीब्यूटर हम बने, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि धार्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हिंदुस्तान की ओर से की गई है। लेकिन जब आप ये बातें कह रहे थे उसी समय मुझे महाकुंभ की तस्वीरें याद आई कि हमने बहुत बड़ी आबादी श्रद्धालुओं के तौर पर बुला ली, लेकिन वहां पर हमने देखा कैसे भगदड़ मची थी। उसी दौरान वाराणसी में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी, वहां पर भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसी समय हमने श्री राम मंदिर में भी देखा, उसके आसपास के क्षेत्र में जब अचानक से श्रद्धालु बढ़ जाते हैं तो वहां पर अव्यवस्था का एक आलम भी होता है। उसको रोकने के लिए, क्योंकि एक तरफ बुलाना, दूसरी तरफ उनकी सहूलियतों का निर्माण करना, उनको अच्छी सहूलियतें देना, इन दोनों में फर्क है, क्या उसमें चूक रह जाती है? देखिए, कुंभ के समय में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसका कारण केवल अव्यवस्थाएं हो या व्यवस्थाओं में कोई कमी हो, ऐसा करके व्यवस्था करने वाले लोग जिन्होंने 66 करोड़ लोगों को 45 दिन के उस समय में होस्ट किया हो, मुझे लगता है कि उनके प्रति असम्मान है। जिस भाव के साथ में वहाँ लोग निकल करके आते हैं, पूरी दुनिया में भारत और चीन को छोड़ करके किसी देश की आबादी नहीं है 66 करोड़। 45 दिन के कालखंड में वहाँ, और वहाँ परमानेंट रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो भी कुछ करोड़ में थी। ऐसे में हम सहज रूप से ये कह दें एक इंसिडेंट्स को लेकर के कि वहाँ जो है अव्यवस्थाएं थी या व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की गई या तैयारी नहीं की गई थी, मुझे लगता है उचित नहीं होगा। आपने यदि कुंभ देखा हो, कुंभ में जाने का अवसर मिला हो, आपके दर्शकों से का अवसर मिला हो, मैं उदाहरण के साथ में कहता हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें विदेश में रहती हैं, उन्होंने भी, क्योंकि इस बार तो फियर ऑफ मिसिंग आउट था कि अब की बार तो फोमो फैक्टर से देश गुजर रहा था, महाकुंभ में सब लोगों को जाना था, उन्होंने भी तय किया और वो भी कुंभ के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान में आई। जब वो कुंभ के लिए जा रही थी, मेरी 2 और बहनें जो खुद भी यहाँ देश में काम करती है, चारों बहनें मेरी जब जा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग दिन भर वहाँ रहने वाले हो, मैंने कहा मैं एक चैलेंज देता हूँ तुमको, तुम कुंभ में दिन भर पैदल घूमोगे, मेरी चुनौती है तुमको कि दिन भर में तुम एक बैग लेकर के जाना और एक बैग भर करके कचरा मुझे इकट्ठा करके देना। आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर योर टूर। और मुझे पता है कि वो नहीं कर पाए। जिस कुंभ के आयोजन में इस स्तर पर तैयारी की गई हो कि वहां 66 करोड़ लोगों के आने के बावजूद भी वहां स्वच्छता का स्तर, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस विषय को लेकर के, देश के जल शक्ति मंत्री का इस अवसर को लेकर के, कि उन्होंने मिलकर के जिस तरह से इस विषय पर काम किया। आज 66 करोड़ लोगों का फुटफॉल हो, वहाँ के सैनिटेशन की व्यवस्था, वहाँ स्वच्छता की व्यवस्था को मेंटेन करना, एक घटना को लेकर के यदि हम अपने इतने बड़े आयोजन की छवि को धूमिल करेंगे, मुझे लगता है उचित नहीं होगा। अगर एक साथ जिस शहर की कैपेसिटी जितनी है उससे 10-20 गुना लोग जाएंगे, कुछ निश्चित रूप से अव्यवस्थाएं होंगी, लेकिन अब तो कुंभ समाप्त हो चुका है। मैं आपसे कहूँगा चित्रा जी, कुंभ में जितने लोग गए थे, जिसने गंगा स्नान किया था, जिसने काशी बाबा का दर्शन किया था, जिसने प्रभु रामलला का दर्शन अयोध्या में जाकर के किया था,
उसको चाहे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा होगा। आप बाहर निकल करके उसे पूछते कि आपका अनुभव कैसा है, तो उसने कहा होगा दिव्य हुआ और भव्य हुआ। इसलिए दिव्यता और भव्यता को हम छोटी सी घटना को या किसी एक विषय को लेकर के इस तरह से धूमिल करें, मुझे लगता है कि हम न्याय नहीं करते। ठीक है, मैं खुद कुंभ में 4 बार होकर आई, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग ग्लोबल डेस्टिनेशन आपकी ओर से तय किए जा रहे हैं, जो अब तक हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी अनछुए थे? क्या कुछ ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं आपके मंत्रालय की ओर से जिनको टूरिज्म हब के तौर पर हम और डेवलप करने जा रहे हैं? देखिए, भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं। दुनिया में कोई भी पर्यटक अपने लिए जिस चीज की कल्पना कर सकता है, उसकी इच्छा, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अभिरुचि हो सकती है, अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। दुनिया के किसी भी टूरिस्ट का जो इंटरेस्ट हो सकता है, वो किसी न किसी स्वरूप में सर्व करने के लिए हमारे पास में अपने गुलदस्ते में वो फूल मौजूद है। हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास वन है, हमारे पास वन्य जीव है, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास समुद्र के किनारे, हमारे पास ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, हमारे पास में इतिहास है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे पास में भोजन की विविधता है, हमारे पास वस्त्रों की विविधता है, हमारे पास संगीत की विविधता है, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास बर्फ है, सब कुछ है। हमको कुछ टूरिस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़े, इसके लिए काम करने की आवश्यकता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने निश्चित रूप से उसमें उल्लेखनीय प्रगति की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब कुछ कर पाएं, लेकिन हमने कुछ कदम उसमें आगे बढ़ाएं। जिस गति के साथ में बढ़ाएं, जिस दिशा में बढ़ाएं, वो दिशा ठीक है। गति को और अभिवृद्धि करने के दृष्टिकोण से सरकार काम कर रही है। नए डेस्टिनेशंस, क्योंकि नए अनुभव क्रिएट करना, नए डेस्टिनेशंस क्रिएट करना, जिस तरह से टूरिज्म भारत में बढ़ रहा है और जो बढ़ने की संभावनाएं, देश दुनिया में सभी लोग इस क्षेत्र में काम करने वाले मानते हैं, तो ये लाजमी है कि हमको नए डेस्टिनेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, नए एक्सपीरियंस एस्टेब्लिश डेस्टिनेशंस पे क्रिएट करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम 50 ग्लोबल स्टैंडर्ड के आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बनाएंगे। वो ब्राउन फील्ड भी होंगे, ग्रीन फील्ड भी होंगे, नए भी बनेंगे। कुछ जो पुराने एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए उस पर भी काम करेंगे। हमने राज्य सरकारों के साथ में उस पर बात करना शुरू किया है। अभी पिछले सप्ताह ही हमने एक स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस उसको लेकर के वृहत स्तर पर सारे इंडस्ट्री के लोग और टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले सारे लोग, राज्य सरकारों के सभी प्रतिनिधि, हमने उनके साथ बैठ करके विस्तार से चर्चा की कि आप किस तरह के डेस्टिनेशंस की कल्पना करते हैं, किस स्थान पर करते हैं, किस तरह स्वरूप में करते हैं, इस पर आप अपने विचार दीजिए। उन विचारों को हमने कंसोलिडेट किया है। मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल में हम देश में ऐसे बहुत सारे नए स्थान डेवलप कर पाएंगे जहां जो भारत आने वाले देशी या भारत में रहने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए नए आकर्षण और कौतूहल के केंद्र बनेंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग भी देश के अलग अलग क्षेत्र में जाकर लगातार जब रिपोर्टिंग करते हैं तो ये पाते हैं कि जब हम विदेश में किसी हिस्से में जाते हैं तो लगता है कि हमारे हिंदुस्तान का ये हिस्सा उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन चूंकि उसका प्रचार प्रसार अब तक उस तरह से नहीं हो पाया, इस वजह से लोगों की संख्या वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है। अब मैं आ जाती हूँ एक आंकड़े पर। 2018-19 का एक आंकड़ा है जब जीडीपी में पर्यटन का जो योगदान था वो 5.18% का था। 2022-23 में वो घटकर 5% रह जाता है। हाल के दिनों में हमने देखा है देश के अलग अलग शहरों में या फिर पहाड़ों पर जिस तरह की बारिश हुई है, भूस्खलन हुआ है, बाढ़ की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है, पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है। इससे निपटने के लिए भविष्य की आपकी क्या है तैयारी? देखिए, 2019 और 22 की तुलना आपने की, पूरा देश और दुनिया जानती है 2020 और 21 का साल कोविड के चलते हुए, उस महामारी के चलते हुए पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती थी, मानवता के लिए चुनौती थी। जब इस तरह की कोई भी आपदा आती है तो पहला प्रभाव टूरिज्म सेक्टर पर पड़ता है और सबसे अंत में रिवाइवल टूरिज्म सेक्टर का होता है। ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, हम सब भी इस बात को आसानी से महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन कोविड की आपदा से निकलने के बाद जिन बड़े टूरिज्म के कंट्रीब्यूटर ऐसे देश हैं, उन लोगों ने जो कमबैक किया, अगर मैं देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों के दृष्टिकोण से बात करूं तो भारत 1 नंबर पर है। अगर केवल विदेशी सैलानियों के दृष्टिकोण से बात करूं तो भी भारत जो है टॉप रेटिंग कंट्रीज में है। जहां तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का विषय है, निश्चित रूप से उसके कारण, उसके चलते हुए वो कुछ स्तर पर गिरा है।
लेकिन वापस हमने कमबैक भी उसी स्पीड से किया। आज जैसा मैंने कहा कि हम लगभग 6% के आंकड़े को छूने के कगार पर खड़े हैं और 10% के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक प्राकृतिक आपदाओं का प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के चलते हुए जिस तरह की संकट हम देख रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन सरकार जिस गति के साथ में काम करती है, अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से दौरा किया पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, और जो पैकेजेस दिए, भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ में राज्यों की सरकारों से इस आपदा के कारण से खड़ी हुई चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रही है। टूरिज्म पर आने वाले समय में उसका दूरगामी प्रभाव कोई पड़े, हम इसको लेकर के पूरे जागरूक हैं और ऐसा न हो इसके लिए हम पूरी कमर कस के तैयार कर रहे हैं। आयुर्वेद और हमने देखा योगा के क्षेत्र में हमने नए नए आयाम तय किए हैं, इसको भी टूरिज्म से जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए आपकी सरकार काम कर रही है, उसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, अनेक ऐसे विषय हो सकते हैं जिनको लेकर के टूरिज्म के नए आयाम खड़े किए जा सकते हैं। जब मैं आपको बात कर रहा था कि हमारे पास में, हमारे गुलदस्ते में सब कुछ दिखाने और देने के लिए है, तो योगा और वेलनेस भी उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। भारत में वेलनेस बेस्ड टूरिज्म का वर्टिकल बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है, देशी सैलानियों के लिए भी और विदेशी सैलानियों के लिए भी। और इसी के साथ साथ में भारत में मेडिकल टूरिज्म की संभावनाएं भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल ट्रीटमेंट की टर्सरी लेवल की फैसिलिटीज़ को, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा करके और समृद्ध किया गया, उसके चलते हुए भारत में जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में सरप्लस हुई है, उसके कारण से भारत में जो इलाज करने की कॉस्ट जिस तरह से भारत में कम है, उसके चलते हुए भारत में अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में बढ़ी है। निश्चित रूप से ये ऐसे सेगमेंट हैं। और इसके अतिरिक्त योग को अगर मैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखूं तो भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि दोनों जो है वो निश्चित रूप से भारत को विश्व भर में सबसे अलग करती है। भारत में जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान है वो भी अपने आप में भारत को विश्व से एक अलग जो है वो स्थान देते हैं। तो निश्चित रूप से इन सब के चलते हुए नई संभावनाएं बहुत बड़ी भी हैं, गहरी भी हैं। योग के लिए भारत आने वालों की संख्या पिछले अनेक दशकों से लगातार बढ़ती जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जिस तरह से योग विश्व के पटल पर पहुंचा और दुनिया भर के लोगों ने उसे जीवन जीने की पद्धति का हिस्सा बनाकर अपने जीवन का अंग बनाया है, निश्चित ही उसके चलते हुए भारत में योगा बेस्ड टूरिज्म की संभावनाएं, आयुष बेस्ड टूरिज्म की संभावनाएं और वेलनेस बेस्ड टूरिज्म की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। ठीक है, जिसके जरिए आप लोग विपक्षी दलों को शीर्षासन कराने की भी कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। देश की जनता ने करा दिया है वो शीर्षासन, मुझे लगता है। अब मैं आ जाती हूं राहुल गांधी के आरोपों पर। हाल ही में जीएसटी स्लैब में बदलाव किए गए, राहुल गांधी की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से इसका श्रेय लिए गया, ये कहते हुए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जीएसटी स्लैब में जो बदलाव हुए हैं पर्यटन के क्षेत्र में, वो इसे गति देने का कितना काम करेगा? देखिए, राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, उन्होंने जाहिर तौर पर सभाओं में, पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करते हुए और आपके जैसे चैनल्स पर कार्यक्रमों में चर्चा करते हुए उन्होंने अनेक बार उस जीएसटी को, जो इस देश की आर्थिक प्रगति का एक मील का पत्थर था, उसका आधार स्तंभ था, उस जीएसटी को जिसके कारण से जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को उस नीचे की 11वीं पायदान से उठा करके 4थे पायदान तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उस जीएसटी को उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स कहा था। उन्होंने मंचों पर खड़े होकर के और टीवी चैनल्स पर खड़े होकर के कहा था कि जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी, जिसकी कोई संभावना नहीं है अगले 10-15 साल तो अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जब कभी भी सरकार बनेगी हम इस गब्बर सिंह टैक्स को समाप्त करेंगे। अब जब उसमें रिफॉर्म हुआ तब वो ये कहने लगे कि रिफॉर्म हमने सुझाया था। वो कह रहे हैं ना सरकार डर गई। सरकार डरी नहीं है, सरकार ने जीएसटी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आगे बढ़ाया, जब जीएसटी लागू हुआ था 17 के साल में, तब पहले महीने का या पहले 4-6 महीने का एवरेज कलेक्शन 60-70 हज़ार करोड़ रुपए एक महीने का था, वो बढ़कर के ऑल टाइम हाई 2,34,000 करोड़ रुपए हो गया। सरकार के पास में संसाधन बढ़े तो सरकार ने उन संसाधनों को वापस जनता को पे बैक करके गरीब और सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के नियोजित किया, और ये जानते हुए किया
कि सरकार जब सहूलियत देती है, जब डिस्पेंसेबल इनकम जेब में बचती है, तो वो डिस्पेंसेबल इनकम वापस मार्केट को सपोर्ट करती है, अर्थव्यवस्था को विस्तार देती है। अर्थव्यवस्था को विस्तार देती है में टूरिज्म का सेक्टर भी सामने आता है। देश की वित्त मंत्री जब बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स को इनकम टैक्स फ्री कर देती है, उसके चलते हुए जो पैसा बचता है वो मार्केट में नियोजित होता है और मार्केट को बूम करता है, जो है स्पेंडिंग को बढ़ाता है, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ती है, तो निश्चित रूप से टूरिज्म भी उसका एक बेनिफिशियरी होता है। इसके साथ साथ में देश की सरकार के 2 बड़े निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के, एक जीएसटी में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रिलीफ देना, 12% से घटा करके हमको 18% से घटा करके हमको 5% पर लेकर के आना। इसने निश्चित रूप से टूरिज्म सेक्टर को बहुत जो है बड़ा उपहार दिया है। और इसके अतिरिक्त हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना, ये जो आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने की मैंने बात की थी उन जगहों पर भी, और उसके अतिरिक्त जो देश भर के ऐसे सारे पर्यटक स्थल जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, ऐसे स्थल पर अगर कोई भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा, उसको लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की दर पर कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। इन दोनों विषयों ने देश के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में बहुत बड़ी भूमिका का जो है निर्वहन करने वाले हैं, और इसका बहुत दूरगामी प्रभाव आने वाले समय में होगा। ठीक है। शशि थरूर जी का हाल ही में एक बयान आया था। शशि थरूर जो आजकल बीजेपी के नेताओं को बहुत पसंद आने लगे हैं, उनकी ओर से पर्यटन क्षेत्र को और कैसे मजबूती दी जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए, ये कहते हुए कि सिंगापुर, दुबई, इसके अलावा कुछ और देशों का वो नाम लेते हैं कि वहाँ पर कितनी सीमित जनसंख्या है, सीमित साधन है, उसके बावजूद हमसे 2 गुनी रफ्तार से पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं। आप लोगों को कुछ सुझाव भी उनकी ओर से दिए गए हैं। मैं उनके सुझावों का सम्मान करता हूं, लेकिन उनका ध्यान और आपके दर्शकों का ध्यान एक विषय के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। सिंगापुर की जनसंख्या, सिंगापुर की बात उन्होंने की, दुबई की बात उन्होंने की, आपने उनकी जनसंख्या की चर्चा की, उन्होंने भी की। सिंगापुर और दुबई में बेशक हमारे यहाँ 2 करोड़ पर्यटक आते हैं, सिंगापुर और दुबई में लगभग 2.5 करोड़ पर्यटक आते हैं। थाईलैंड और जोड़ देता हूँ, उन्होंने जोड़ा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन थाईलैंड में 4 करोड़ आते होंगे, 4.5 करोड़ आते होंगे। लेकिन क्या अभी आपने कल्पना की है कि उन देशों में डोमेस्टिक टूरिज्म कितना होता है? हम दोनों को बाइफरकेट कर सकते हैं क्या? मैंने आंकड़ा बताया कि 250 करोड़ पिछले 1 साल में देश में गए थे। पूरे सिंगापुर में, पूरे दुबई में, पूरे थाईलैंड में जितने कुल पर्यटक आते हैं ना, उतने पर्यटक अकेले महाकाल का दर्शन करने के लिए हर साल में आते हैं। इसलिए केवल हम तुलना करें तो लेवल प्लेइंग फील्ड पर तुलना करें ना। निश्चित रूप से विदेशी सैलानी हमारे यहाँ पे आए, जो 2,30,000 करोड़ रुपए की विदेश मुद्रा हमने अर्जित की है वो हम और बढ़ाएं, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम तुलना करें तो न्याय के साथ में करें, मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जब टैरिफ बढ़ा दिया गया, उसके बाद आपके सेक्टर पर इसका जो प्रभाव पड़ा है, उससे निपटने के लिए आप लोगों की क्या बड़ी तैयारी है? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात, भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान के साथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री जुटे हैं, हम इन चुनौतियों को भी पार पा लेंगे। मुझे तो याद आता है जब ये टैरिफ के बारे में कोई बात कर रहा था, तब मैंने कहा था कि जब स्वर्गीय अटल जी ने जब परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, क्योंकि मैं पोखरण की धरती का प्रतिनिधि हूँ इसलिए कहता हूँ, तब बहुत सारे सेंसर्स लगाए थे और तब दुनिया ने ये कहा था कि ये सेंसर्स लग गए हैं, भारत कोलैप्स हो जाएगा। भारत और तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। विपरीत परिस्थितियों में चुनौती को स्वीकार करके आपदा को अवसर मानते हुए खड़े होने की जो भारत की ताकत है, उस भारत की ताकत को कोई नहीं झुका सकेगा। पहला बात। दूसरी बात, इस टैरिफ के जो जिस तरह के हमारे ऊपर वार किया गया है, टूरिज्म सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि इस कठिन अवसर में देश की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए हम और ताकत के साथ में काम करेंगे, क्योंकि टूरिज्म इज द रिप्लाई ऑफ टैरिफ। आगे बढ़ते हुए कुछ राजनीतिक सवाल ले लेती हूँ। एसआईआर के मुद्दे पर आप लोग घिरे हुए हैं। बिहार में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये सच बात है, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ कि देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से टूरिस्ट जाते हैं, बिहार में उस तरह की स्थिति अभी फिलहाल नजर नहीं आती है। वहां पर बढ़ावा देने के लिए एसआईआर के मुद्दे पर क्या विपक्षी दलों ने आप लोगों को बैकफुट पर बिहार में ला दिया है? ये एक बड़ा मुद्दा वो बना रहे हैं बिहार के राजनीति के लिए। 1 महीने के बाद चुनाव होंगे वहां पर। चित्रा जी, मैं इस प्रश्न की कल्पना आपसे नहीं कर रहा था, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ।
एसआईआर के मुद्दे पे तो बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, पूरा विपक्ष बैकफुट पे है। जो एसआईआर की बात कर रहे थे उसमें से आज से 3 महीने पहले जो एसआईआर की बात कर रहे थे उनमें से कितने लोगों के मुंह से आपने पिछले 1 महीने में एसआईआर वर्ड सुना है? वो एसआईआर से निकल करके अभी वोट चोरी तक पहुंच गए, एसआईआर भूल गए, क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर में वो बैकफुट पर आ गए थे। देखिए, किसी संवैधानिक संस्था पर इस तरह का लांछन लगाना, उसके प्रति देश के आम आवाम के मन में एक आशंका का बीज जो है वो स्थापित करने की कोशिश करना और विफल हो जाने के बाद में भाग खड़े होना और कोई नया नारा लेकर के और फिर उस नारे को जोर जोर से चिल्लाने में लगना, देश का लोकतंत्र इस तरह से नहीं प्रभावित हो सकता। देश की जनता ने ऐसे करने वालों को, ऐसे आचरण और व्यवहार करने वालों को पहले भी निकाला है, समझा है, उनको सिमटाया है और सिमटते 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 हाशिए पर चले गए। अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष की राह अभी भी वही है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम उनको आने वाले बिहार के चुनाव में प्रत्युत्तर बिहार की जनता और देश की जनता देने वाली है। बिहार में मंच से आरजेडी कांग्रेस का मंच था, जहां पर एक नेता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कुछ अपशब्द कहे गए, उसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया। विपक्षी दलों की ओर से प्रहार किया जा रहा है कि इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं, तो मां के मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी रोना गाना शुरू कर रही है। और बाद में जो कांग्रेस बिहार की है उसकी ओर से एक वीडियो भी इसको लेकर ट्वीट किया गया। मुझे लगता है कि देश में किसी की भी माँ, देखिए भारत की संस्कृति में, भारत के समाज में, भारत के सभ्यता में माँ और मातृभूमि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। माँ और मातृभूमि नहीं, उससे भी आगे बढ़ करके भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने, हम सब जिनके वंशज हैं, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी देता है उसको देवता के रूप में स्वीकार किया। नदियों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, जानवरों को, वनस्पति के घटकों को, हमने सब कुछ को, गौ माता को, हमने उन सबको देव के रूप में स्वीकार किया। जिस सभ्यता और संस्कृति का इतना उत्कर्ष हो कि जहाँ कंकर को शंकर माना जाता हो, वहाँ जहाँ माँ किसी व्यक्ति की माँ नहीं होती, माँ शब्द अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है, अगर माँ के लिए कोई अपशब्द बोले और उसका हम प्रतिकार करें, उसको भी राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि निर्णय देश की जनता कर देगी। वक्त हमारे पास बहुत कम है, आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे और पूछूंगी। हाल ही में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हुआ, जिसको लेकर हमने देखा देश के भीतर सरकार को लेकर, बीसीसीआई को लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई है, लेकिन उस मुकाबले में हमने जीत हासिल की। कैप्टन की ओर से हाथ नहीं मिलाया गया, जिसको लेकर भारत में जनता ने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो क्या इसको पाकिस्तान के साथ रिश्तों के सुधार के तौर पर भी देखा जाए, या चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कुछ क्रिकेट के ऐसे नियम हैं जिसके तहत मजबूरी में भारत को मैच खेलना पड़ा? क्योंकि जब भारत सरकार की ओर से कहा जाता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, टॉक और टेरर एक साथ नहीं हो सकते, तो फिर क्रिकेट के मैदान पर एक साथ हम क्यों गए? देखिए, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टॉक और टेरर एक साथ नहीं रहेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। दुनिया के वैश्विक संस्थाओं पर, वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का होगा, चाहे वो ब्रिक्स का होगा, चाहे वो G20 का होगा, चाहे वो आसियान का होगा, चाहे कॉमनवेल्थ का होगा, इन सब में हम एक भागीदार होने के नाते उसमें हिस्सा लेना। दुनिया के सारे स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ओलंपिक होगा, चाहे कॉमनवेल्थ होगा, चाहे एशियन गेम्स होगा, चाहे वो ICCI होगा, चाहे वो एशियन कप होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, उस पर एक हिस्सेदार के रूप में भाग लेना, यह हमारा प्रोटोकॉल है। हिस्सेदार होने के नाते हमने हिस्सेदार होने के नाते प्रोटोकॉल का पालन किया है, लेकिन उसको हमारी पॉलिसी के साथ में जोड़ करके देखने की भूल नहीं करनी चाहिए। मैं आप जिम्मेदारी से आपके मंच पर खड़े होकर के ये बात कहना चाहता हूँ, हमारी पॉलिसी पाकिस्तान के टेरर को लेकर के, पाकिस्तान की आतंकवाद को पोषित करने की नीतियों को लेकर के, पाकिस्तान के इरादों को लेकर के, पाकिस्तान के कुकृत्यों को लेकर के जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में 0% का कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स में हमको उसका हिस्सेदार होने के नाते अपने प्रोटोकॉल्स का निर्वहन करना है। ठीक है, एक आखिरी छोटा सा जवाब आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर इसको सेलिब्रेट कर रही है। आपकी कुछ ऐसी यादें जो नरेंद्र मोदी को लेकर आप शेयर करना चाहें और आप अपने किस अंदाज में उनको बर्थडे विश करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का
जन्मदिवस हर साल हम लोग सेवा पर्व के रूप में 15 दिन तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस तक, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस तक मनाते हैं। इस बार भी देश में अनेक गतिविधियां देश भर में होने वाली है। संस्कृति मंत्रालय भी देश भर के लोगों के साथ मिलकर के विजुअल आर्ट और पेंटिंग के कॉम्पिटिशन्स कर रहा है, और मुझे लगता है कि करोड़ों लोग प्रधानमंत्री जी और गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के विकसित भारत के साथ उनको जोड़ते हुए उसके ऊपर अपने तरीके से कूंचियों से रंग भरते हुए उसको एक्सप्रेस करने वाले। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की अगर बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं, और मेरे जैसे अनेक लोग होंगे जब कभी भी उनसे मिलने का अवसर मिलता है, और अनेक बार मिलता है। आप अगर अपने दिमाग के खिड़कियां खुली रखें तो हर बार उनसे कुछ ना कुछ सीख करके आते हैं। वो सबसे बड़े लिसनर हैं और सबसे बड़े एडुकेटर हैं, टीचर हैं, और मैं मानता हूं कि हम जैसे अनेक लोगों को उन्होंने पिछले अनेक वर्षों में अपने इस स्वभाव और इस भाव के चलते हुए ग्रूम करके, स्कल्प्ट करके गढ़ा है। ठीक है, चलिए अब जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी है इस देश को और ज्यादा गढ़ने की, आप लोगों की भी है कि देश नई नई रफ्तार प्रगति की तय करे। एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए और पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं उसकी चुनौतियों और संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि कुछ मिनट के लिए आप कृपया मंच पर रुकें, और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं एबीपी नेटवर्क के सीईओ सुमंता दत्ता जी का, वो मंत्री जी का सम्मान करेंगे। बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका हमारे मंच पर आने के लिए और 2047 के विजन को विस्तार से समझाने के लिए।